1947 में आजादी मिली और 55 साल कांग्रेस ने राज किया। 1962 में चाइना ने अटैक किया, नेहरू की आर्मी हार गई और चाइना के पास वो जमीन आज भी है। हमारे चाचा नेहरू ने कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। 1975 में इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी बंद कर दी, मतलब टोटल इमरजेंसी, प्रेस बंद, नेता सारे जेल में। 1984 में 3000 से ज्यादा सिखों को जिंदा जलाया कांग्रेस के दौर में। 2G स्कैम, 1.76 लाख करोड़ का घोटाला, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यार। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, हजारों करोड़ों का। 26/11 मुंबई अटैक, 166 लोग मारे गए और कांग्रेस ने क्या किया? RSS को ब्लेम किया। मतलब हिंदू ही तो हिंदू को मारेगा ना, ये कांग्रेस का कहना था। मोरारजी देसाई PM थे और रॉ एजेंट्स के नाम CIA को दे दिए, ऐसा आरोप है उन पर। ये सब कांग्रेस के जमाने की बात बता रहा हूँ। गुजराल डॉक्ट्राइन्स, पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी रॉ ऑपरेशंस थे वो बंद कर दिए। और फिर 2014 में एक चाय वाले का बेटा PM बना। इंडिया 10th से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 से ज्यादा है। 50 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट मिला, 10 करोड़ से ज्यादा माओं को गैस सिलेंडर मिला और तो और 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बना। UPI दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे भाई इंडिया ने बनाया। पाकिस्तान ने उरी अटैक किया, इंडिया ने घर में घुसकर जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 हटा। चांद का साउथ पोल में जाना इंडिया सबसे पहला देश बना। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा पॉवर्टी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। राहुल गांधी लंदन गए, इंडिया को बदनाम किया। राहुल गांधी अमेठी से हारे अपनी फैमिली की सीट से। और उस जर्मन का नाम सुना है क्या? ध्रुव राठी। जर्मनी से रोज एक वीडियो मोदी जी के खिलाफ। फंडिंग का किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाजा सबको। सो अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए और पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाए मैंने बीजेपी के, मोदी जी के। तो क्या मोदी परफेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या नोटबंदी का एग्जीक्यूशन गलत था? हाँ एग्जैक्टली, एग्जीक्यूशन बहुत गलत था। क्या बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है? आज भी है। लेकिन कंपेयर सब करते हैं किससे? कांग्रेस से। उस कांग्रेस से जिसने 55 साल में देश को स्कैम, हार और हत्याएं दी। सो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, पूरा सच बिना फिल्टर के। जानो कि नरेंद्र मोदी सच्चे थे या फिर अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे थे। I mean, बहुत बुरे हैं, अभी भी है वो। तुम जज करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को इस वीडियो में सामने रखूंगा। एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर नरेंद्र मोदी इतने बुरे हैं तो 140 करोड़ लोगों का देश उन्हें बार बार क्यों चुनता है? पहले 2014 में चुना, फिर 2019 में भारी बहुमत के साथ चुना और फिर 2024 में तीसरी बार। और दूसरी तरफ जिस कांग्रेस ने 55 साल तक देश पे राज किया, जनता उन्हें घर भेज रही है। या तो मैं पागल हूं या फिर आप समझदार हैं या फिर हम में से सब पागल है। टेंशन मत लो, अगर तुम पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए हो ना तो घबराओ मत। मैं पूरा नीट एंड क्लीन एक एक वर्ड्स का मीनिंग आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, दो पार्टीज हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। ऐसे तो बहुत सारी पार्टीज है, बट मैं दो मेन पार्टीज के नाम बता रहा हूँ। एक है बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है जो 2014 से पावर में है, जिनके PM है नरेंद्र मोदी। बीजेपी की आइडियोलॉजी है स्ट्रॉन्ग इंडिया, हिंदू कल्चर प्राइड और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आते हैं कांग्रेस पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वो पार्टी है जिसने 1947 के बाद, आजादी के बाद से भारत पर सबसे ज्यादा राज किया, करीब 55 साल। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब इंडिया के PM रहे हैं। आज हम ऑनेस्टली जज करते हैं दोनों पार्टीज ने इंडिया के साथ क्या किया। कोई बायस नहीं होगा, सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। वीडियो में देख के तुमको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं एक मोदी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। इसीलिए मैं पहले उनकी गलतियों की बात करूंगा। एक बात याद रखो, जो हर सरकार को जज करता है वो अपने साइड की गलतियों को सबसे पहले एक्नॉलेज करता है। गलती नंबर 1, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने अचानक टीवी पे सामने आके अनाउंस किया कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद। इसका मतलब जो कैश तुम्हारे घर में था, तुम्हारी दुकान में था, वो रात भर में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया था। लोगों को बैंक जाकर नोट बदलवाने पड़े, ATM की लाइनें किलोमीटर्स लंबी थी और छोटे दुकानदार बेचारे सारे तबाह हो गए। मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिली, कई लोगों की जान गई। मकसद क्या था? ब्लैक मनी को खत्म करना, नकली नोटों को खत्म करना, और वो एकदम सही था। धुरंधर मूवीज में भी आपने देखा होगा कि अगर मोदी जी नोटबंदी नहीं लाते तो पाकिस्तान कितना बड़ा
प्लान कर रहा था हमारे अगेंस्ट। सो इसीलिए मकसद सही था, लेकिन एग्जीक्यूशन यानी करने का तरीका एकदम गलत। आरबीआई की डेटा के अनुसार 99.7% बैंड नोट्स यानी कि जो नोट्स बैन हो गए थे वो वापस आ गए। मतलब ब्लैक मनी प्रैक्टिकली खत्म ही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गलती है, इवन मैं मानता हूँ। गलती नंबर 2, बेरोजगारी। इंडिया में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन नौकरियां बहुत कम है। CMIE के अनुसार 84% बेरोजगार 34 साल से कम की उम्र के हैं। पढ़े लिखे लड़के लड़कियां UPSC, SSC, बैंक एग्जाम्स की तैयारियों में सालों बर्बाद कर रहे हैं और बेरोजगार रह रहे हैं। स्टार्टअप्स जरूर बड़े हैं, लेकिन हर किसी के लिए स्टार्टअप्स पॉसिबल नहीं है। फॉर्मल जॉब क्रिएशन अभी भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। गलती नंबर 3, किसान आंदोलन। मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून बनाए। मकसद था किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ना, मिडिलमैन को अलग करना बीच से। लेकिन किसानों को डर था कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी वो गारंटीड प्राइस जो सरकार उनकी फसल पर देती है वो खत्म हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की बॉर्डर्स पर आ गए। 1 साल से ज्यादा तक प्रोटेस्ट चला। आखिरकार मोदी जी को लॉज वापस लेने पड़े। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल फेलियर था। गलती नंबर 4, मीडिया फ्रीडम पर सवाल। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग गिरी है। कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारियों ने सवाल खड़े किए। इंटरनेट शटडाउन भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, स्पेशली कश्मीर में। ये सारे क्रिटिसिज्म एकदम वैलिड है, इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं दूसरी साइड, यानी कि उन कामों की बात करते हैं जो एक्चुअली देश को बदल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं उज्ज्वला योजना से। पहले इंडिया में गांवों में करोड़ों माएं जो होती थी ना, घर में लकड़ियां जलाकर खाना बनाती थी। इससे होता क्या था, वो जो लकड़ी जलने का धुआं होता था उनकी आंखों में जाता था, उनके फेफड़ों में जाता था और उनकी हेल्थ पे इशू होता था। WHO कहता है कि इस धुएं से, मतलब घर पे बनने वाले जो लकड़ी से खाना बनाते हैं, उस धुएं से सबसे ज्यादा जान हानियां होती हैं। लेकिन फिर मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी भी माँ की जिंदगी को बचाना है, एक परिवार की शांति को बनाए रखना है। सेकंड है जन धन योजना, यानी कि गरीब का बैंक अकाउंट। पहले इंडिया में करोड़ों लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट्स नहीं थे। सरकारी पैसा जो होता था बीच में बिचौलिए खा जाते थे। मोदी जी ने 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलवाए। अब जो सरकारी स्कीम्स का पैसा होता है ना, सीधे उन लोगों के बैंक अकाउंट में जाता है, बिचौलिया नहीं खाता। इसे जैम ट्रिनिटी कहते हैं, यानी कि जनधन, आधार प्लस मोबाइल। ये था रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर बात करते हैं UPI के बारे में, इंडिया की टेक रेवोल्यूशन। तुम फोन उठाते हो, स्कैन करते हो और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यही तो UPI है। आज अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, UAE ये सारे कंट्रीज इंडिया का UPI सिस्टम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दुनिया जो है वो इंडिया की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है। 2023 में UPI से इंडिया ने 100 लाख करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस किए। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। 2014 में इंडिया के गांवों में करोड़ों घरों में टॉयलेट्स नहीं था। घर की महिलाओं को रात का इंतजार करना पड़ता था। मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनवाए। WHO ने माना कि इन टॉयलेट्स की बदौलत बच्चों की बीमारियां और मौतें बहुत कम हुई। फिर जल जीवन मिशन, हर घर में नल से जल आना, आयुष्मान भारत योजना जहां से 5 लाख तक का फ्री इलाज होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और ट्रेन्स। 2014 में इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 से ज्यादा है। हाईवे कंस्ट्रक्शंस की स्पीड 2014 में 12 किलोमीटर पर डे थी, आज 30 किलोमीटर पर डे से ज्यादा है। वंदे भारत ट्रेन्स मेड इन इंडिया, वर्ल्ड क्लास स्पीड, आज देश के हर कोने में चल रही है। फिर आता है आर्टिकल 370 हटना। आर्टिकल 370 क्या था? एक स्पेशल लॉ जो कश्मीर को इंडिया के बाकी स्टेट से दूर रखता था। वहाँ इंडिया का कानून नहीं चलता था, दूसरे स्टेट्स के लोग वहाँ पर कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे। 70 साल की मांग थी इसे हटाने की। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई नहीं हटा पाया। अगस्त 2019 में मोदी जी ने एक झटके में हटा दिया। आज कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, टूरिज्म रिकॉर्ड जो है वो लेवल पे है। और एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं आपको, अगस्त 2023 में इंडिया का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरा। इंडिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। उस समय रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया। अमेरिका, चाइना कोई वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया पहुंचा। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरे मिशन का जो बजट था वो सिर्फ 615 करोड़ रुपए था। यानी कि हॉलीवुड फिल्म जो है ना वो इंटरस्टेलर, उसका बजट भी इस मिशन से बहुत ज्यादा था। सोचो, हम इकोनॉमिकली भी सक्सेस होकर वहां पर पहुंच गए। मोदी जी के आने के बाद इंडिया जो है
10th से सीधा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देश बना। फिर आता है G20 प्रेसिडेंसी। 2023 में इंडिया G20 का होस्ट था। दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का समिट दिल्ली डिक्लेरेशन एनोनिमसली पास हुआ, यानी सभी 20 देश एग्री हुए। ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। अब आते हैं कांग्रेस के 55 साल के काले इतिहास पर। हाँ, वही पार्टी जो रोज मोदी जी को कोसती है। 55 साल कांग्रेस ने देश पे राज किया, लेकिन देश कहाँ था? जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो चाइना को अपना दोस्त मानते थे और उनका नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में चाइना ने अचानक इंडिया पे अटैक किया और इंडिया तैयार नहीं था, क्योंकि नेहरू ने मिलिट्री को कमजोर रखा था। इंडिया बुरी तरीके से हारा, हजारों सैनिक शहीद हुए और वो जमीन आज भी चाइना के पास है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। इंडियन आर्मी जीत रही थी, तभी नेहरू ने सीज फायर करवा दिया और मामला यूनाइटेड नेशंस ले गए। नतीजा, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। धन्य हो कांग्रेस, धन्य हो कांग्रेस। ये गलती आज भी 75 साल बाद हम भुगत रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी मतलब लोकतंत्र बंद, प्रेस बंद, विपक्ष के नेता जेल में, आम नागरिकों के राइट्स छीन लिए गए। और जो लोग आज कहते हैं ना कि मोदी डेमोक्रेसी बंद कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने डेमोक्रेसी एक्चुअली खत्म की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस के समर्थकों ने दिल्ली में और देश भर में निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया। 3000 से ज्यादा सिखों को जलाया गया, उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानों को जला दिया। तत्कालीन PM राजीव गांधी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहां बड़ा पेड़ गिरता है ना, वहां की जमीन जरूर हिलती है। मतलब उन्होंने इस इंसिडेंट को जस्टिफाई किया। ये वो पार्टी है जो खुद को सेक्युलर कहती है। शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी, जिन्हें डिवोर्स के बाद एक गुजारा भत्ता चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पार्लियामेंट लॉज को ही बदल दिए और उस महिला का हक छीन लिया। ये है कांग्रेस का असली सेक्युलरिज्म, जहां वोट बैंक जरूरी है, इंसाफ नहीं। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था, लेकिन बोफोर्स घोटाले ने सब क्लियर कर दिया। इंडिया ने स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से गन खरीदी और बीच में इलीगल कमीशन यानी कि घूस ली गई। राजीव गांधी पर सीधे आरोप लगे। ये भ्रष्टाचार उनके दौर का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। अब आते हैं मनमोहन सिंह के दौर में। 2004 से 2014 में कांग्रेस का सबसे भ्रष्ट दौर था। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल स्कैम और इतने सारे स्कैम्स के बाद PM मनमोहन सिंह जो है चुप रहे, क्योंकि असली पावर जो है वो सोनिया गांधी के पास थी। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर ये बताऊंगा ना तो शायद तुम लोग का खून भी खौल सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी कौन सी है? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया का CIA है, यानी कि जो दूसरे देश में रहकर इंडिया के लिए जासूसी करता है। इस एजेंसी के एजेंट्स जो हैं वो कभी सामने नहीं आते। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक इंडिया के PM थे। सीमोर हर्ष एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मोरारजी देसाई ने अमेरिका की CIA को इंडिया के रॉ एजेंट्स के नाम दिए। मतलब अगर ये सच है तो उन्होंने अपने ही देश के जासूसों को, जो हमारे देश की रक्षा दूसरे देश में रहकर कर रहे हैं, उनकी लाइफ को खतरे में डाल दिया। इसे कहा जाता है असली देशद्रोह। मोरारजी देसाई ने इन आरोपों को डिनाई किया, लेकिन कंट्रोवर्सी आज भी है। आज भी एग्जैक्ट फैक्ट किसी के पास नहीं है। ऐसे ही इंदर कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक इंडिया के PM थे। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसके तहत पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रॉ के इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे थे उसको बंद करवा दिए। मतलब जो एजेंसी पाकिस्तान में रहकर इंडिया के लिए काम करती थी उसे बंद करवा दिया। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान को मौका मिला। उसी दौर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा और आज इन्हीं की विरासत वाले लोग मोदी की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। 26/11 तो तुमको पता होगा ना। 26/11 में कांग्रेस की शर्मनाक राजनीति सुनोगे। 26/11 में 9 से 10 जो आतंकी आए थे हमारे देश पर, हमारे लोगों को मारने, गोलियां दागने, उनके हाथों पे कलवा था पीले कलर का। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि ये हमला RSS ने करवाया है। ये जो आतंकवादी है वो RSS के हैं, वो हिंदू आतंकवादी है, वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी नहीं है। मतलब अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस वाले तो ये घोषित कर देते कि ये पाकिस्तान से आतंकी हमला हुआ ही नहीं था, ये तो हमारे हिंदू लोग थे जो कलवा पहनकर लोगों को मार रहे थे।
पता नहीं क्यों ये था कांग्रेस का प्लान। कसाब पकड़ा गया, कसाब ने खुद कोर्ट में कबूल किया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से यहाँ लोगों को मारने आया था। तब जाके कांग्रेस की ये जो चाल थी वो फेल हो गई। और आपको पता है इसी दौरान बॉलीवुड ने कांग्रेस के साथ मिलकर क्या शर्मनाक हरकत की है। महेश भट्ट, हमारी प्यारी आलिया भट्ट के पिताजी महेश भट्ट ने दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बुक लॉन्च की जिसमें लिखा था कि आरएसएस ने ही ये अटैक किया है। सो दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट डोंट लाइक बॉलीवुड, बिकॉज बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं और हमारे देश के लोग उन्हें खुला सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि कौन कैसा है। नो डाउट आलिया भट्ट इज द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस, but the family she is coming from, I don't know, maybe I'll be able to support her any time in my life. अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी खुद को भविष्य बताते हैं भारत का, एक सबसे सुनहरा चेहरा। तो चलो सुनते हैं उनके कुछ सुनहरे स्टेटमेंट्स। राहुल गांधी कहते हैं पॉवर्टी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो गरीबी है वो मन का एक भ्रम है। लेकिन किसी गरीब से पूछो जिसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, वो बताएगा तुम्हें पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और राहुल गांधी की सबसे गंदी आदत क्या है पता है? फॉरेन कंट्रीज में जाकर इंडिया को बदनाम करना। राहुल गांधी कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में गए और वहां पे क्या कहा कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। लंदन गए और कहा इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है। एक नेता जो पावर में आना चाहता है वो विदेश में जाकर अपने ही देश को बदनाम कर रहा है। ये कौन सी देशभक्ति है? अमेठी का नाम सुना है? अमेठी जो नेहरू गांधी फैमिली का एक गढ़ था, दशकों से यहाँ पे गांधी फैमिली हमेशा जीतती थी। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए बीजेपी की स्मृति ईरानी से। जिस नाम पर वोट मांगते हैं उसी घर में जनता ने रिजेक्ट किया। और क्यों रिजेक्ट किया ये जानने के लिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरकतें ही ऐसी है। अगर एंटी नेशनलिस्ट बनोगे ना, भारत को गालियां दोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। कई बार पार्लियामेंट में वो ऐसे भाषण देते हैं कि वो बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं, विंक्स करते हैं और हंसते रहते हैं। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों क्या है, हमारे देश में राहुल गांधी जैसे लोग तो है, ये बहुत सैड है। लेकिन सबसे बड़ी सैड बात क्या है पता है? हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो राहुल गांधियों को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, द देशभक्त यूट्यूबर है, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स है। फॉर एन एग्जाम्पल दैट रेंटिंग गोला, मुझे उनका शायद पूरा नाम भी नहीं पता है। दे कंसिस्टेंटली मोदी को गालियां देते हैं और कांग्रेस को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और उनके कंटेंट्स देख देख कर हमारी देश की जनता, हमारे देश के कुछ युवा मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिनको तुम सपोर्ट कर रहे हो, जिनका नाम कांग्रेस है, राहुल गांधी है, क्या तुम्हें पता भी है उन्होंने देश को किस तरीके से बेचा है? सो किस बेसिस पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? यू आर नॉट लाइकिंग मोदी, आई अंडरस्टैंड, इवन समवेयर आई डोंट लाइक मोदी जी के कुछ काम, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को सपोर्ट करना, जिन्होंने खुद के देश को बेच दिया, जिन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट किया, जिन्होंने क्या नहीं किया जिससे देश को नुकसान हुआ, यार तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंटेंट क्रिएटर्स जो तुम्हारे ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। लिटरली आई विल से डूब मरो। तो आखिर में बात करते हैं, मोदी अच्छे हैं या बुरे? तो सुनो मेरा जवाब, मोदी जी एक इंसान है, परफेक्ट नहीं है, एग्जीक्यूशंस कुछ उनसे भी गलत हुए हैं। नोटबंदी का एग्जीक्यूशन गलत था, मैं मानता हूँ। किसान कानून कम्युनिकेशन फेलियर था, मैं मानता हूँ। बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक पीएम को उसके टोटल इम्पैक्ट से जज करते हैं। 2014 तक पाकिस्तान अटैक करता था और इंडिया बयान देता था, लेकिन आज इंडिया घर में घुस कर मारता है। 2014 तक गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, गैस नहीं था, टॉयलेट नहीं था, लेकिन आज है। 2023 में इंडिया चांद के साउथ पोल पर पहुंचा, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और कंपेयर करो कांग्रेस से, तो 55 साल में क्या मिला? इमरजेंसी, सिख जेनोसाइड, शाहबानो बिट्रेयल, 2G स्कैम, CWG स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 26/11 पर RSS ब्लेम गेम। लेकिन मुझे ऐसा इंडिया चाहिए जो डरे नहीं, जो झुके नहीं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका कंक्लूजन क्या होगा। मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं सच फैक्ट्स को सामने ला रहा हूँ। और अगर मैं ऐसा हूँ और दुनिया में काफी युवा अगर ऐसे हैं, तो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोदी, तो देश तो ऐसा होगा ही। सो गाइज, ये मेरी राय थी एक ऑनेस्ट इंसान की, जो इंडिया को सबसे ऊपर रखता है, इवन खुद से ऊपर रखता है। अब तुम्हारी बारी है, नीचे कमेंट सेक्शंस में बताओ कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर है भाई। ए, मोदी जी की बीजेपी जहाँ पे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, बी, कांग्रेस
आई कांट इवन से दिस नेम, या फिर सी नया ऑप्शन चाहिए, दोनों अच्छे नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैंने कांग्रेस के कुछ अचीवमेंट्स को, सो कॉल्ड अचीवमेंट्स को मिस किया है, तो कमेंट्स में बता दो, चलो डिबेट करते हैं। और इस वीडियो को उन दोस्तों तक भेजो, उन लोगों तक भेजो जो सिर्फ एक साइड की बात करते हैं, पूरे फैक्ट किसी को पता ही नहीं है। और ऐसी वीडियोस देखना है ना, जियोपॉलिटिक्स को समझना है, फैक्ट्स को जानना है। मैं पैसों पे बिका नहीं हूँ गाइस। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स में थॉट्स को लिखो और वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।